मोदी साहब जो है वो देखो, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो मैं तो अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहे। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा साहब कहती वी वांट इंडिया टू बी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। इससे उन्होंने मोदी जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। दिस इज डन एंड डस्टेड। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मकाम पे जाके जहाँ पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, और यूरोप वाले वो छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया को प्रेस करेगी, ठीक है जी, कि मोदी साहब के जो है उनको कहा जाए कि वो रशिया के ऊपर अपनी पोजीशन बदलें। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है कि जी हम इंडिया को ये कहते हैं कि हम आप पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बट आप रशिया से ताल्लुकात ब्रेक करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सबने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। वो एंथनी ब्लिंकन साहब, उनको हमने बता दिया। वो यूएनई साहब घूमते फिरते निकल गए थे दिल्ली से, उनको बता दिया। जापान ने मुंह नहीं खोला, यूके ने बोला डिसअपॉइंटेड है, फिर खूब यहाँ के जप्पियां पा रहे थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो और करें दिवाली से पहले कर लो। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ आई थी, महात्मा गांधी जी के समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, और उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। पीछे कोट अनकोट यूके के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज अ पावरफुल एंड अ रोबस्ट इकोनॉमी। और जर्मनी कोट अनकोट हैज आल्सो सेड द सेम, भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट डिक्टेट, वी कैन नॉट गिव देम सर्मन्स हाउ टू टेक साइड्स। और हमारा क्लियर स्टैंड रहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। हमारी कवायद, हमारी कोशिश आज भी है पीस की। और ये अगर इसके साथ हमने अपना स्टैंड अमेरिकन को, चाइनीज को, रशिया हैज अप्रिशिएटेड अवर स्टैंड, जर्मनी को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, हमने सबको क्लियर कर दिया। जापान को तो खैर कुछ बोला ही नहीं। जो 10 बड़ी इकोनॉमी है, 10 के 10 को स्टैंड क्लियर है सबके सामने, और सभी मानते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज। 3 बड़े पावर है, यूके, फ्रांस, जर्मनी। यूरोपियन यूनियन में ये 3 बड़े पावर है। फ्रांस से कोई स्टेटमेंट नहीं है, यूके तो खूब जपिया आपके जॉनसन साहब गए, खुश होके गए। अब रहा जर्मनी का ओलॉफ। अब ओलॉफ का इलेक्शन आप देखिए, आप 2-3 इसमें टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आपको। ओलॉफ का इलेक्शन, ओलॉफ साहब का इलेक्शन हुआ एंटी चाइना ब्रिगेड पे। जर्मनी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की। ओलाफ साहब रिश्ते बना रहे, पहले दिन आते आते उन्होंने चाइना को धमकी दे दी। मोदी जी को G7 में एज गेस्ट बुलाने की कोशिश करें, जबकि यूरोपियन यूनियन में की ये कोशिश थी मोदी जी को ना बुलाए। उसने डिक्लेयर कर दिया मैं बुलाऊंगा, क्योंकि आपकी बार की प्रेसिडेंसी चीमा साहब उनके पास है। कि चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस बनेगा तो जर्मनी को चाहिए अगर मैं चाइना से हिसाब किताब हटाऊंगा तो जाऊंगा कहां? यूके वाली बात, जाऊंगा कहां? जाएगा इंडिया। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। कूडोस टू डॉक्टर जयशंकर, मैं पर्सनली उनका फैन हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर का पर्सनली फैन हूं। द वे ही हैज हैंडल्ड सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी टर्बुलेंसेस। या यूरोप की क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब यूएस सैंक्शन नहीं लगा रहा, जब यूएस ट्रेड बढ़ा रहा है, जब जनरल ऑस्टिन कहते हैं मेरे यहाँ दुकान खुली है, बताओ कौन कौन से हथियार चाहिए, क्या क्या चाहिए, लिस्ट लाओ, ले जाओ, माल उठाओ। लिटरली मैं आपको हिंदी में बोलूं, टेबल पे माल रखो और माल उठाओ। उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अगर अमेरिका ये कह रहा, आपको लग रहा है कि जर्मनी इस पचड़े में पड़ेगा, कह रहा है यार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे पीछे पंगे काट रहे थे वहां, तुमने तो खूब बोला आज लो जी माल लो, तुम रशिया से अपने संबंध हटाओ, मैं तुम्हें सब माल देने को तैयार हूं। क्योंकि जो इंडिया भी बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और करीब उसका 50 से 60% अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे लास्ट ईयर तक का, वो रशिया को जाता है। ये जो बहुत बड़ा पैसा रशिया को जा रहा है, ये लोगों को हो रही है तकलीफ कि यार ये पैसा हमारे यहाँ है, हमें वो पैसा मिले। देखो जी, फ्रेंचों को तो बेचना है राफेल, जर्मनों को बेचनी सबमरीन, काइसन ग्रुप नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबमरीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया में बहुत बड़ा सेटअप है उसका। जर्मनों को बेचनी है सबमरीन, फ्रेंच को बेचना है जहाज, ठीक है। यूके भी आया था पीछे जहाज बेचने। जिस दिन वो आए चीमा साहब,
उसी दिन हमने अनाउंस कर दिया $20 बिलियन के हम 144 मल्टी मॉडल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेंगे, जो 5th जनरेशन है, जो मल्टी मॉडल एयर कॉम्बैट में काम आते हैं, मल्टीपल मॉडल कॉम्बैट में काम आते हैं। $20 बिलियन उस दिन हमने अलोकेट कर दी। ANI ने प्रेस रिलीज निकाल दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आएगा। उसी दिन बोरिस जॉनसन साहब आते हैं और उसी दिन एयरक्राफ्ट की बात छेड़ते हैं। ये आपको कोइंसिडेंस लगता है क्या? फिर अब उससे कुछ दिन पहले राफेल की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पे, सुपर हॉर्नेट की बात हो रही थी। अब जर्मनी कह रहा है यार मेरे पास भी सबमरीन वगैरह है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री तो जर्मनी की इतनी है नहीं, बट अगर आप देखेंगे EADS जो है, EADS सबसे बड़ा डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो जिनका एयरबस है, मैं उनकी वो फाइटर या टाइफून हम लेते हैं तो वो EADS बनाता है। तो EADS का अगर एयरक्राफ्ट लिया तो तीनों को फायदा होगा। तो ये तीनों बड़ी शक्तियां यूरोप की, इन तीनों को फायदा होगा। तो राफेल लेते तो खाली फ्रांस का फायदा होगा, EADS से लेंगे तो तीनों को फायदा होगा। जॉनसन साहब अपना जहाज भेज रहे, जर्मन अपने सबमरीन भेज रहे, और हमें जर्मन मशीनरी चाहिए। हम जर्मन मशीनरी बहुत यूज करते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिलायबल। पैसे ज्यादा होते हैं पर रिलायबल वी कैन अफोर्ड टू पे, पैसे की दिक्कत नहीं, हम उनको पैसे दे देंगे। मोदी साहब जो है वो देखो, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस चला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं कोपेनहेगन जा रहे हैं, आप इसको कैसे? जो रियल पॉलिटिशियन होता है उससे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू ही रहेगा। चलिए छोड़िए, पप्पुओं से सियासतदानों का क्या कंपैरिजन करें। कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दाम वहां भी आपको जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मकाम पे जाके पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। मसला ये कि हमारे हलीफ ममालिक की तादाद भी कम होती जा रही है। एक जमाने में सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा हलीफ था, वो नहीं रहा। ईरान तक ताल्लुकात कशीदा है, अब तुर्की तक से ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, अमेरिका से तो है ही कशीदा। तो मुझे ये लगता है कि आपके हमारे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें खारजिया पॉलिसी पे, हमें अपनी जो हमारी माशी पॉलिसीज है उन पे काम करना पड़ेगा। और ये जो बार बार हम 28 दफा ले चुके हैं IMF से बेल आउट पैकेजेस देते हैं और इस तरह जो कहते हैं फायर फाइटिंग करते हैं, हर मसला खड़ा हो जाए उसको फिर आग बुझाने फिर अगली आग तक देखा जाएगा। तो उसको छोड़ के जिस तरह की शाहरुख साहब ने कहा था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ खारजिया पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डॉक्टर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उन पर काम करना पड़ेगा, मीशत को मुस्तहकम पड़ेगा, खारजिया पॉलिसी पे खतूत वादा करने पड़ेंगे ताकि लोग जब आपसे नेगोशिएट करने आए तो उनको पता हो कि वो किस पैरामीटर में रह के आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। भी मसला है चीन को कंटेन करने का और वो इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मफादात में फर्क, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, उसकी वजह से आपको दूरी नजर आ रही है।